प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे वह है संगम युग। संगम युग यह बीए प्रथम वर्ष के विषय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1206 ईस्वी तक के पाठ्यक्रम के तीसरे यूनिट का अंतिम टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम संगम युग के साहित्य व संस्कृति का अध्ययन करने के साथ संगम युगीन राजवंश, चोल व पांड्य वंश के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि संगम युग की जब हम बात करते हैं तो एक अन्य तीसरे वंश को भी जानना ज़रूरी होता है, जो कि चेर राजवंश है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम युग से आने वाले प्रश्नों में चेर राजवंश भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का यह टॉपिक सामान्यतः अन्य टॉपिक्स से थोड़ा कठिन और अरुचिकर प्रतीत होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को समझना आप लोगों के लिए रुचिकर हो और आपको आसान लगे। तो आइए शुरू करते हैं। संगम युग। संगम यह शब्द आपने पहले कई बार सुना होगा। कई फिल्मों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। कई लोकप्रिय गानों में संगम शब्द आया है। नदियों के संगम के विषय में तो आप जानते ही होंगे। यानी कुल मिलाकर सामान्य शब्दों में कहूं तो संगम यानी मिलन होता है। अब बात करते हैं कि हमारे इतिहास में संगम युग शब्द का प्रयोग क्यों और किस काल के लिए होता है। दरअसल जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो मानचित्र के आधार पर विंध्य पर्वत या नर्मदा नदी से ऊपर के हिस्से को उत्तर भारत कहते हैं और नीचे के हिस्से को दक्षिण भारत कहते हैं। हालांकि इस बात को आप कभी ना भूलें कि हमारा भारत उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक है। जानकारियों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए इसे कई हिस्सों में बांटकर जानकारी देना उचित होता है। बहरहाल जब हम संगम युग की बात करते हैं तो दक्षिण भारत यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित चेर, चोल व पांड्य राजवंशों से संबंधित बातों को हम देखते हैं। उल्लेखनीय है कि संगम शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता तिरुनावुक्करासु को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों के दिए गए संगम युग की अवधि के निचोड़ के आधार पर यह माना जा सकता है कि प्राचीन भारत में संगम युग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा। आप जब किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको कई कालावधि देखने को मिलेंगे। मोटे तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की ये बातें हैं। विद्यार्थियों, संगम युग के विषय में जानकारी के लिए हम साहित्यिक स्रोतों के साथ पुरातात्विक स्रोतों का भी सहारा लेते हैं। साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से मेगास्थनीज की इंडिका, प्लिनी एवं स्ट्रैबो द्वारा दी गई जानकारी और संगम साहित्य हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से सम्राट अशोक के अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख और अरिकामेडु की खुदाई से प्राप्त सामग्रियां हैं। इन तमाम स्रोतों के आधार पर हम संगम युग को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए संगम युग को समझने का हम क्रमशः प्रयास करें। इस क्रम में पहला है संगम साहित्य। संगम साहित्य यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल रूप से संगम युग में रचे गए साहित्यों के आधार पर ही इस युग को हम संगम युग कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम संगम साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संगम वास्तव में यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है परिषद, संगोष्ठी या सभा। इस समय जिस संगम की हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में तमिल विद्वानों व कवियों यानी साहित्यकारों की गोष्ठियां हैं।
इन गोष्ठियों के माध्यम से जो साहित्य एकत्रित हुए उन्हें संगम साहित्य कहा गया। यह समय तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अब आपके मन मस्तिष्क में यह जिज्ञासा उभर रही होगी कि इस प्रकार की कितनी गोष्ठियां हुई और उनमें कौन कौन से साहित्य सृजित हुए। ध्यान से सुनिएगा। कुछ इतिहासकार संगम युग के दौरान हजारों संगोष्ठियों की बात करते हैं, किंतु अधिकांश यह कहते हैं कि मूल रूप से 3 गोष्ठियां संगम युग का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये 3 संगोष्ठियां पांड्य शासकों के संरक्षण में संपन्न हुई। चेर, चोल और इन पांड्य शासकों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जाने इन 3 संगोष्ठियों के बारे में कि पहली संगोष्ठी या संगम मदुरई नामक स्थान पर आयोजित हुई। इस संगम की अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य ने की। ऐसा मान्यता है कि आचार्य अगस्त्य वही हैं जिन्होंने पृथ्वी के समस्त समुद्रों का जल पी लिया था। संभवतः इसका सांकेतिक अर्थ यह हो कि इन्होंने सनातन संस्कृति को विश्व में हर जगह पहुंचा दिया, समस्त विश्व का भ्रमण किया। इसी सिलसिले में जनश्रुतियों में यह भी माना जाता है कि उत्तर भारत की संस्कृति सभ्यता को दक्षिण भारत में पहली बार महर्षि अगस्त्य ही ले गए थे और दोनों भौगोलिक क्षेत्र आपसी समन्वय में इस तरह एकाकार हुए कि आज भी हमारी संस्कृति की आत्मा उत्तर से दक्षिण तक एक है। तमिल जैसी उत्तम भाषा और तमिल व्याकरण भी महर्षि अगस्त्य की ही देन मानी जाती है। बहरहाल परीक्षा की दृष्टि से आप सिर्फ इतना याद रखें कि प्रथम संगम मदुरई में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य ने की। ऐसा माना जाता है कि इस संगम में कई ग्रंथ सृजित हुए। हालांकि मदुनरय व अक्कतियम नाम थोड़े से सुनने में कठिन आपको लगते होंगे, लेकिन अगर हम इन नामों को 5-6 बार पढ़ेंगे तो बहुत संभव है कि हमें नाम याद हो जाए। मदुनरय व अक्कतियम, इन ग्रंथों की हमें जानकारी मिलती है। हालांकि प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ हमें आज उपलब्ध नहीं हो सका है। इसी प्रकार द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित हुई। कपाटपुरम, जिसकी अध्यक्षता आचार्य अगस्त्य के शिष्य तोलकापियर ने की थी। यह नाम आप याद रखें, तोलकापियर। इस संगम में 8149 ग्रंथ संग्रहित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अकत्तियम, मापुराणम, व्यालमल और तोलकापियम उल्लेखनीय हैं। हालांकि उस समय के समस्त ग्रंथों में आज हमारे पास केवल तोलकापियम ग्रंथ ही उपलब्ध है। तोलकापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसमें चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष पर चर्चा की गई है। आप इसे ध्यान रखें कि इस तोलकापियम ग्रंथ की रचना दूसरे संगम के अध्यक्ष यानी तोलकापियर ने की थी। अब हम तीसरे संगम की बात करते हैं। यह तीसरा संगम मदुरै में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। यह कहा जाता है कि इसे पांड्य वंश के 49 राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि यह लंबे समय तक चला। बहरहाल जो बात महत्व की है वह यह है कि इस संगम में कौन कौन से साहित्य सृजित हुए, जिन्हें हम क्रमशः समझेंगे और याद करेंगे। नड़िन्नय और कुरुंथोकै नामक ग्रंथों में प्रेम पर आधारित 400 कविताएं हैं। इसी प्रकार एन गुरु नुरु नामक ग्रंथ में भी प्रेम पर आधारित
कविताएं हैं जिनकी संख्या 500 है। ग्रंथ पुरुनानुरु, पुरुनानुरु में राजाओं की स्तुति में 400 कविताएं हैं, जबकि परिपादल में देवताओं की स्तुति में 20 कविताएं हैं। परिपादल देवताओं की स्तुति 20 कविताएं। इसी प्रकार पदितुपतु, पदितुपतु नामक ग्रंथ चेर राजाओं की प्रशंसा में 8 कविताओं का संग्रह है। अहनानुरु ग्रंथ में रुद्र श्रवण द्वारा रचित 400 कविताएं हैं। करितोगई नामक ग्रंथ 150 कविताओं का संग्रह है। इन 8 संग्रहों व 10 ग्राम्य गीत को मिलाकर मेलकनकु कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पत्थुपातु नामक ग्रंथ में चोल शासक करिकाल व पांड्य शासक नेदुंजेलियन के बारे में पता चलता है। पत्थुपातु नामक ग्रंथ चोल शासक करिकाल व पांड्य शासक नेदुंजेलियन, इसके विषय में इस ग्रंथ में दिया हुआ है। पदिनेन कील कनक्कु, पदिनेन कील कनक्कु नामक ग्रंथ 18 उपदेशों वाला काव्य है। इनमें सबसे प्रसिद्ध रचना तिरुवल्लुवर की कृति कुराल है, जो कि तत्कालीन काल में एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इस कृति में नीति, राजनीति, नागरिकता, धर्म व श्रृंगार जैसे अति महत्व के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इत्थुथौके 8 कविताओं का संग्रह है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक दशा का जिक्र मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे की जानकारी आपको हम अगले लेक्चर वीडियो में देंगे। तब तक आप इसे 1-2 बार ध्यान से सुने, अन्य स्रोतों से भी आप अध्ययन करें और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आप याद रखें। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।